हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। कोई एक्स वाई प्लेन है, इसमें हमें यूनिट वेक्टर लेना है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाता है और ये वेक्टर होना चाहिए यूनिट वेक्टर। हम इसको आर वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो होता है हमारा 1। अब ये आर वेक्टर है, हम इसको मान लेते हैं ये है हमारा एक्स प्लस आई वाई टाइप का। अब अगर ये एक्स प्लस आई वाई है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा एक्स मॉड आर कॉस थीटा और वाई क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। यही होता है। अब थीटा तो हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर कॉस 30 डिग्री। वाई आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर साइन 30 डिग्री। यहाँ पे एक्स हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ आर कॉस 30, वाई हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर साइन 30 और मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है वो क्या होगा? 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। तो एक्स बेसिकली हमें मिल गया cos 30 और cos 30 होता है √3/2 और y मिल गया हमारा sin 30। sin 30 होता है 1/2। तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो वेक्टर हमारा किस तरह का होगा? r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक्स है हमारा √3/2 प्लस आई 1/2। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। यही हमसे पूछ रहा था, आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। P और Q दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हो ऐसा वेक्टर लिखना है और फिर हमें उसके स्केलर कंपोनेंट और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखो, जैसे अगर हमने एक पॉइंट ये लिया P, ये पॉइंट हमने लिया Q, तो इसका वेक्टर फॉर्म अगर हमें लिखना है तो क्या करते हैं हम लोग? जैसे यहाँ पे अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और यहाँ पे अगर हम z भी मान लें, ये z एक्सिस है, तो इसका पहले हम क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर OP और इसका OQ, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे PQ वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा OQ माइनस OP, ठीक है। OQ वेक्टर क्या आएगा? जो भी हमारा Q पॉइंट है उसके साथ i j के ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस OP वेक्टर क्या आएगा? x1i y1j z1k। और फिर यहाँ से हम i कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1i y2 माइनस y1i j और z2 माइनस z1k। तो ये आ गया हमारा वेक्टर। अब इसके स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? ये वाले होंगे। तो यहां पे लिखेंगे स्केलर कंपोनेंट्स। ये क्या आएंगे हमारे? x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग? PQ का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आएगा? i j के हट जाएगा, इनके स्क्वायर का सम और फिर उसका अंडर रूट, यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ होती है वेक्टर की, और दो पॉइंट के बीच की लेंथ का फार्मूला भी हमारा यही होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्केलर कंपोनेंट होगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? आ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवार्ड वेस्ट। देखो, जब भी हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो उसमें नॉर्थ जो है वो हम लोग ऊपर रखते हैं और ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट।
हम मान लेते हैं कि गर्ल जो है वो इस वक्त यहाँ पे है, तो कह रहा है कि 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलती है, तो यहाँ पे ये 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ हम मान लेते हैं, यहाँ पर आके 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन ओ मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जैसे यहाँ पे जब पहुंची तो यहाँ पे अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन देखें तो वो ऊपर की तरफ है, ये वाली। अब यहाँ कह रहा है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल पर 3 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इस तरह से ये 3 किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर। और कितना डायरेक्शन है, ये है हमारा 30 डिग्री। अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा होगा 90 डिग्री, 90 में से 30 गया 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो यहाँ से ये चली थी, यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, डायरेक्ट यहाँ से इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं, तो ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यानी हमसे ओ बी पूछा है। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसका इस्तेमाल करके हम कुछ वेक्टर्स लिख लेते हैं। इसे यहाँ पे अगर हम ओ ए की बात करें तो ओ ए हमारा वेक्टर क्या होगा, माइनस का 4i। आई क्यों है एक्स एक्सिस पे और माइनस क्यों है, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर है रैंडम वेक्टर, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्स एक्सिस पे भी होते हैं और वाई एक्सिस पे भी होते हैं। तो वो हम लोग कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा आई प्लस ए बी साइन थीटा जे, इस तरह से होता है। इसको हम लोग जो है निकाल भी सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई ये वेक्टर लिया तो इसका ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। अगर ये वेक्टर आर है तो ये लेंथ क्या आ गई हमारी, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा वाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये होता है हमारा। तो यहाँ पे ए बी जो है वो हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कितना दे रखा है, यानी ये लेंथ कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर, और एंगल कितना दे रखा है, एंगल हम लोग ये वाला लेते हैं यानी 60 डिग्री, तो कॉस 60, और कॉस 60 होता है हमारा 1/2, और साथ में ये आई प्लस ये हो जाएगा हमारा 3, और साइन 60 कितना होता है √3/2, और ये हो जाएगा जे। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2 आई प्लस 3√3/2 जे। अब यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो हमें चूंकि निकालना क्या है, ओ बी चाहिए है, तो ओ बी जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ओ बी जो है ये इक्वल हो जाएगा, क्या आएगा, ओ ए माइनस ओ ए प्लस ए बी। ठीक है, ये प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ओ बी इज इक्वल टू आ गया ओ ए प्लस ए बी। ओ ए कितना दे रखा है, माइनस का 4i प्लस ए बी हमने अभी निकाला 3/2i प्लस 3√3/2 जे, और यहाँ पे i वाले कंपोनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस 4i प्लस 3√3/2 जे, और इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस का 8 और ये प्लस का 3, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर आएगा -5/2 आई प्लस 3√3/2 जे। तो ये आ गया हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसीलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछा है गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अगर वो पूछता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ठीक है, लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, देन इट इज ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि अगर ये वेक्टर के लिए पॉसिबल है, अगर यह दे रखा है, तो क्या हमारा ये भी पॉसिबल होगा। इसके हम कई सारे काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं। तो हम दे सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें इक्विवेलेरियम ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड जो है वो इक्वल लेंथ की होती हैं। या फिर बेसिकली हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने ए वेक्टर ले लिया आई प्लस जे, ठीक है, और बी वेक्टर ले लिया हमने आई, और सी वेक्टर ले लिया जे। सिंपल सा एग्जांपल है। तो यहां से अगर हम इसको देखें तो ए वेक्टर हमारा किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो यहाँ पे ये तो हमारा ट्रू है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आएगा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या आएगा 1। अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वो क्या आएगा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, और ये है हमारा अंडर रूट 2, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल नहीं है। तो ये बेसिकली एक हमारा एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे ये हमने एक ट्राइंगल लिया, इक्विवेलेरियम ट्राइंगल, ठीक है, इसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल है। हम मान लेते हैं ये वेक्टर है ए, और ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और इसको कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन लें इस तरह से, ये डायरेक्शन ले ली, ये ले ली डायरेक्शन, ये ले ली, तो यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो इक्वल होगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा पॉसिबल होगा। लेकिन चूंकि इक्विवेलेरियम ट्राइंगल है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यानी तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो इसका मतलब हमारा ये सेटिस्फाई तो करेगा नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी ये कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई प्लस जे प्लस के इज अ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर किस एक्स के लिए होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो यहाँ पे ये वेक्टर है, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं एक्स आई प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आना चाहिए यूनिट वेक्टर के लिए। अब यहाँ पे ये x जो है वो मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड x, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। मॉड x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे ये अंडर रूट 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। और जब मॉड हटता है तो जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस में आती है, यानी मॉड x अगर हटेगा तो x आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3, यानी इसका अगर हम मॉड मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हमें 1 अपॉन अंडर रूट 3 मिल जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। x की इस वैल्यू के लिए इनमें से कोई भी वैल्यू हो, प्लस 1 बाई रूट 3 हो या माइनस 1 बाई रूट 3 हो, ये हमेशा यूनिट वेक्टर आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। तो यहाँ पे हमसे एक वेक्टर पूछ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 यूनिट हो और वो पैरेलल हो ए और बी के रिजल्टेंट के। अच्छा, ए और बी का रिजल्टेंट क्या होता है, जैसे अगर ये मान लेते हैं हम, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट होगा ये वाला, यानी आर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये आर वेक्टर, इसको हम सी मान लेते हैं। तो सी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। बेसिकली ये कैसे हो गया, देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर है, इसको ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे ये जो सी वेक्टर है इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे जो बी वेक्टर है ना, ये हम इसको थोड़ा सा यहाँ की बजाय, ये जो ऐसे था बी वेक्टर, इसको हम इधर ले लेते हैं ऐसे, तो ये इसके पैरेलल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया। तो ये ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और ये हमारा सी वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है। तो ए प्लस बी जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है।
तो यहाँ पे जो सी वेक्टर आएगा वो आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर हमारा दे रखा है 2i+3j माइनस के, और ये हमारा बी वेक्टर दे रखा है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। आई वाले के साथ आई वालों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3i, ये माइनस का 2j है, ये प्लस का 3j सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ j बचेगा, और यहाँ पे ये प्लस का k है, ये माइनस का k है, तो बेसिकली 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट मिल गया हमें। अब हमसे कह रहा है कि हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करके दो जो इसके पैरेलल हो और जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो वो हम कैसे वेक्टर फाइंड करेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे जो इसके पैरेलल हो। तो यूनिट वेक्टर क्या आता है? सी यूनिट इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 3 3 जा 9, 9 + 1 10, यानी √10, और सी वेक्टर ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और इसके पैरेलल हो, तो बेसिकली क्या करेंगे, हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर तो है ही है। और जब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो इसका मैग्नीट्यूड है 1। तो अगर यहाँ पे हमें कोई वेक्टर चाहिए है जिसका मैग्नीट्यूड हो हमारा 5, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये 5 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे जो हमने वेक्टर निकालना है वो है, हम मान लेते हैं डी वेक्टर है, वो होगा ±5 यूनिट वेक्टर सी। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? हमेशा 5 आएगा, क्योंकि देख लो यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इधर मैग्नीट्यूड 5 इंटू मैग्नीट्यूड सी, और इसी का मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो डी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 5। तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, ±5/√10 3i + j। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इसमें 3 वेक्टर हैं ए बी सी, और हमसे कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दी वेक्टर दिस, यानी इस वेक्टर के पैरेलल हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड में फर्क आता है, बाकी डायरेक्शन हमारी सेम रहती है, यानी इसी का कुछ स्केलर मल्टीपल होगा यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, ये वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, 2a - b + 3c। ये किसके इक्वल होगा? 2a हमारा दे रखा है i + j + k, माइनस b दे रखा है 2i - j + 3k, और c दे रखा है 3 × i - 2j + k। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 2i + 2j + 2k, ये हो जाएगा माइनस का 2i और माइनस माइनस प्लस का j माइनस का 3k, प्लस ये हो जाएगा 3i माइनस का 6j + 3k। अब यहाँ पे ये 2i है, ये माइनस का 2i है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i का टर्म में सिर्फ एक ही बचेगा और वो है 3i। उसके बाद में j वाला देखते हैं, तो यहाँ पे ये है 2j, ये है 1j, यानी 3j हो जाएगा, ये माइनस का 6j है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 3j बचेगा। उसके बाद में ये 2k है, ये माइनस का 3k है, और ये प्लस का 3k, तो ये 3k इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2k। तो हमारा जो वेक्टर आया है 2a - b + 3c, ये इक्वल आ गया 3i - 3j + 2k। अब हमसे कह रहा है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो इसी का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा? 2a - b + 3c। इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा हमारा 2a - b + 3c, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड 2a - b + 3c। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अब 1/3 का स्क्वायर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, फिर इस 3 का स्क्वायर 9, इस 2 का स्क्वायर 4, और इधर आएगा ये 3i - 3j + 2k।
और इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/9 18, 18 में 4 ऐड करेंगे 22 √22 और ये आ जाएगा 3i माइनस 3j प्लस 2k। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच वी डिवाइड्स ए सी। तो हमसे कह रहा है कि हमें शो करना है कि ए बी सी ये तीनों कोलिनियर हैं। देखो यहाँ पे ये जो ए पॉइंट है ये 3 है इसमें, ठीक है, यानी ये 3D का पॉइंट है, 3 डायमेंशन का पॉइंट है, ये भी 3 डायमेंशन का पॉइंट है। तो अब 3 डायमेंशन में जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम अगर कहीं स्पेस में सोचें तो यहाँ पे पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं 3। कोलिनियर का मतलब ये है कि वो 3 पॉइंट जो एक ही लाइन में हो, अगर एक लाइन खींचें तो ये तीनों पॉइंट उस लाइन पे लाई करते हो, ठीक है। तो अब अगर देखो हमें अगर किसी 3 पॉइंट को शो करना है कि वो कोलिनियर है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इसका सम यानी ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारा इसके इक्वल आएगा, तो हम कह देंगे कोलिनियर है। अब अगर जैसे हमने ये 3 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट को हमने इनको ऐड किया, इस लेंथ को और इस लेंथ को ऐड किया। अब वो लेंथ हमारी अगर इसके इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये पॉइंट इस पे नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे ये 2 पॉइंट हैं और एक ये तीसरा पॉइंट जो इस लाइन पे नहीं है। तो अगर हम इसको देखें और इसको देखें, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, इससे तो ज़्यादा ही होगा, है ना। तो इसका मतलब कोलिनियर नहीं है। यानी अगर हम इसको पॉइंट मान लें ए बी सी तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी जो है ये ग्रेटर होगा ए सी के। तो जब भी कोलिनियर नहीं होगा तो उसमें 2 लाइन का सम जो है वो तीसरी लाइन से हमेशा ज़्यादा होगा। और यही हमारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल में किसी भी 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। और अगर 2 साइड का सम किसी तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि वो तीनों पॉइंट क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम यही चीज़ देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी जो हमारा आएगा वो आएगा ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी का मतलब ये है कि बी पॉइंट जो दे रखा है इसमें सिर्फ आई लगा देना है, इसमें आई जे के प्लस 0 जे माइनस 2 के माइनस इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, आई माइनस 2 जे माइनस 8 के। यहाँ पे 5i है और ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 के, यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 8k। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 5i यानी इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4i बचेगा और j वाला तो सिर्फ एक ही टर्म है, k वाले में ये माइनस का ये प्लस का, तो ये प्लस का 6k बचेगा। ये हमारा आ गया ए बी। अब हम निकाल लेते हैं बी सी। तो बी सी कैसे निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी क्या आएगा हमारा, इसमें सिर्फ हम आई जे के ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11i प्लस 3j प्लस 7k, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से आ गया। माइनस ओ बी क्या हो जाएगा, 5i माइनस का 0j, ये माइनस का है, ये माइनस पहले से लगा है तो हम प्लस 2k। यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे i का टर्म है, ये 11 है, ये 5 है, तो यहाँ पे बचेगा 6i, ये 3 है और ये 0 है तो यहाँ पे 3j ही बचेगा। ये 7k है, ये प्लस 2k है, ये हो जाएगा 9k। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं ए सी। यानी हमारी एक लाइन है उस पर 3 पॉइंट हैं ए बी सी। हम क्या चेक करेंगे, इसका और इसका सम इसके इक्वल है कि नहीं है। ए सी हमारा क्या आएगा, ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी हमारा क्या है,
11i 3j 7k, बेसिकली मैंने यही उठा के रख लिया, ओ सी हमारा था ना, और ओ ए क्या है, ये है हमारा, तो i माइनस 2j माइनस 8k। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 11i है, ये माइनस का i है, तो ये बचेगा 10i, और यहाँ पे ये 3j है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 to 5j हो जाएगा। ये 7 है, ये माइनस माइनस प्लस, 7 और 8 15k आ जाएगा। तो ये हमारा ए सी आ गया। अब हमें क्या करना है, इनके सबके मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √4² 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, और इन तीनों को ऐड कर देंगे। 36 में 4 ऐड करेंगे 40, 40 और 16 40, 50, 56, ये आ गया हमारा 56। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 56 है, 56 को हम लिख सकते हैं 14 4 जा 56, यानी √4 × 14 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 है, तो 4 अगर हम देखें तो इसमें √4 क्या आता है 2, यानी 2√14, ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बी सी का मैग्नीट्यूड देखें तो ये क्या आएगा, √ इसका स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 9 और 3 3 जा 9, यानी और ये 9 9 जा 81, ये हमारा क्या आ जाएगा 126, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√14, ठीक है, क्योंकि 14 9 जा 126, ये आ गया 3√14। अब हम देखते हैं ए सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √10 स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा, 5 स्क्वायर यानी 25, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 225, और ये जो है हमारा टोटल कितना आ जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, और ये 0 है तो ये 0 लिख लेंगे, 2 + 2 4, 4 और 1 बचा तो ये हो जाएगा 5, ये है 2 और एक 3, तो ये आ गया 3, तो 350 आ गया। और इसी को हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 5√14, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2√14, इसका मैग्नीट्यूड 3√14, ये हो जाएगा 5√14, और ये किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। तो यहाँ पे इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो इसके इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए बी सी जो है वो कोलिनियर हैं, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यही हमें प्रूफ करना था। अब यहाँ पे एक और चीज़ कह रहा है कि एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। देखो ऐसा तो हमें पता चल गया कि ए बी सी तीनों कोलिनियर हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि अगर ये ए बी और सी ये तीनों अगर कोलिनियर हैं तो यहाँ पे इसमें कौन सा रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये है लेमडा और ये है 1, लेमडा रेशियो 1 मान लेते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे ये एक लाइन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये लेमडा है, ये 1 है। तो हमारा जो मिड पॉइंट है यानी ओ बी, इसका पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होगा, लेमडा ओ सी प्लस यहाँ पे 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ओ ए अपॉन लेमडा प्लस 1। अगर हम कहीं मान लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो ये हो गया हमारा ओ सी, ये हो गया हमारा ओ ए और ये हो गया हमारा ओ बी। तो ओ बी जो है वो इक्वल होगा इस लेमडा ओ सी के प्लस ओ ए 1, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे लेमडा तो हम ऐसे ही रखेंगे, ओ सी हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमें सी वेक्टर दे रखा है,
तो ओ सी आ जाएगा हमारा 11i प्लस 3j प्लस 7k, और ओ ए क्या आ जाएगा प्लस का i माइनस 2j माइनस 8k अपॉन लेमडा प्लस 1। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा i कॉमन ले लेंगे 11 लेमडा प्लस 1 i, और यहाँ पे प्लस का 3 लेमडा माइनस 2j, यहाँ पे प्लस 7 लेमडा माइनस 8k, ये आ गया, और अपॉन में लेमडा प्लस 1। और इधर हमारा क्या चल रहा है ओ बी, तो ओ बी हमारा क्या होगा यहाँ पे 5i 0j, तो 0 ही हो जाएगा माइनस 2k। अब इसको हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5 लेमडा प्लस 1i माइनस 2 लेमडा प्लस 1k, और इधर इक्वल हो जाएगा 11 लेमडा प्लस 1i प्लस ये जो हमने डॉट डॉट लगा दिया इसका मतलब ये ऊपर वाला है। अब यहाँ पे इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर हम लोग सिंपल तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे i है, इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, ये k वाला है वेक्टर तो k वाले के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंपल सी चीज़ देखें तो यहाँ पे ये j है, ठीक है, और j वाला इधर है नहीं। j वाला जब है नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो j वाला है वो 0 इंटू j है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मल्टीपल होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ j, या फिर इस तरह से लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ j। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको इसके इक्वल रखते, यहाँ पे ये जो है अगर हम इसके इक्वल रखते तो हमें दोनों तरफ होते लेमडा वाली इक्वेशन, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ता, लेमडा की वैल्यू निकालनी पड़ती, तो हमने डायरेक्टली ऐसे रख दिया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लेमडा आ गया 2/3, ये आ गया, और हमने जो रेशियो लिया था वो क्या लिया था लेमडा रेशियो 1 मतलब लेमडा अपॉन 1 मतलब लेमडा, ये आ गया हमारा 2/3, तो इसका मतलब ये हो गया 2/3, तो ये आ गया 2/3, यानी ये जो b है वो AC को 2/3 में डिवाइड कर देता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स p एंड q हुज पोजीशन वेक्टर r 2a प्लस b एंड a माइनस 3b। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एक r पॉइंट है वो p और q को डिवाइड करता है, इसका हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। अब एक पॉइंट जो है वो किसी लाइन को दो तरीके से डिवाइड करता है, एक तो इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। बेसिकली हमसे यहाँ पे एक्सटर्नली के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इंटरनली डिवाइड का मतलब पहले समझ लेते हैं कि डिवाइड करता कैसे है। जैसे अगर कोई लाइन है, ये कोई वेक्टर है, इसको इंटरनली डिवाइड का मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट इसी लाइन पे है तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में, कि ये पार्ट हो गया कि ये पार्ट हो गया, तो ये हो गया इंटरनली डिवाइड। अब अगर जैसे यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये m है और ये n है। अब अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो एक्सटर्नली डिवाइड का मतलब ये है कि वो जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है वो इस लाइन पे ना हो। जैसे हमने ये एक लाइन ली तो ये हम पॉइंट मान लेते हैं यहाँ कहीं पे है जो इसको डिवाइड कर रहा है। डिवाइड का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचे तो ये डिवाइड कर रहा है दोनों इसको इधर उधर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे इस पॉइंट से इसकी दूरी हमने m ली थी, इसकी दूरी n ली थी, तो यहाँ पे ये भी हम मान लेते हैं कि ये जो है m है और ये जो है n है। तो ये वाला पॉइंट इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, लेकिन लिखते हैं इसको हम कैसे हैं, इसी लाइन के आगे डॉटेड करके पॉइंट बना लेते हैं, क्योंकि 3D में होता है तो 3D में तो हम मेंशन नहीं कर पाते। अब यहाँ पे जैसे अगर हमने ये लिया P पॉइंट, ये लिया Q, तो ये हो गया R जो इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। यहाँ से जैसे हमने देखा ये P था, Q था, R था,
इसी तरह से ये पी क्यू आर, तो यहाँ पे पी आर एम है, यहाँ पे भी पी आर एम है, यहाँ पे भी हम लोग पी आर जो है वो एम ले लेते हैं, ठीक है। और पी क्यू जो है, सॉरी क्यू आर जो है ये एन है, तो ये हो गया तुम्हारा एन, और यहाँ पे ये एन है, ठीक है। तो ये तो इंटरनली हुआ और ये एक्सटर्नली हुआ। बेसिकली ये हमने इस तरह से, इसलिए इसको इस तरह से मेंशन किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ये एक ट्राइंगल दिखने लगता है। हालांकि ये ट्राइंगल नहीं, स्पेस में है, स्पेस की बात हो रही है, तो एक्सटर्नली को ऐसे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे दोनों के फार्मूले हमको पता है कि अगर जैसे इसका पोजिशन वेक्टर की हम बात करें तो ओ आर इज इक्वल टू होता है एन ओ पी प्लस एम ओ क्यू अपॉन एम प्लस एन। एक्सटर्नली के लिए बीच में बस माइनस आ जाता है, तो हम बेसिकली यहाँ पे एक्सटर्नली की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नली इन रेशियो 1:2। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला आएगा वो आएगा ओ आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पे ये है हमारा ओ पी माइनस 1 टाइम्स ओ क्यू, ठीक है। और नीचे यहाँ पे 2 माइनस 1, एक्सटर्नली में माइनस आता है, यहाँ पे इंटरनली में प्लस आता है। 2 टाइम्स ओ पी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, और ओ क्यू क्या हो जाएगा हमारा a माइनस 3b, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a माइनस 3b अपॉन में 1 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा जो आएगा ये क्या आएगा 4a प्लस 2b माइनस a, यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस 3b। 4 में से 1 गया तो यहाँ पे बचेगा 3a और 2 प्लस 3 5b। तो ये आ गया हमारा r का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे ये एक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमसे इसका पोजीशन वेक्टर पूछ रहा था, हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। इसमें आगे कहता है आल्सो सो दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू। अब यहाँ पे जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि एक लाइन है पी क्यू, यानी पी क्यू जो है पॉइंट है जो इस तरह से स्पेस में है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन मिल गई। और आर जो है वो इसका एक वो है, क्या नाम उसका, इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट है, हम मान लेते हैं ये आर है, और ये हम डॉट 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 इस तरह से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने ये आर लिखा, यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे इधर लिख लिया, तो यहाँ पे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो वो पी क्यू के लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी हमारा स्पेस में कहीं भी हो सकता है, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, कहीं भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि यहाँ पे हमसे कह रहा है कि सो दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू, यानी ये आर क्यू लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये हमें शो करना है, तो इसलिए हमने इसको बीच में रख लिया, ठीक है। यहाँ पे ये क्यू बीच में था। अब यहाँ पे इसे हमें मिड पॉइंट शो करना है, तो मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, जब भी हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। जैसे अगर हम नंबर की बात करें तो अगर हमसे कोई पूछे 4 और 6 का मिड पॉइंट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 4 + 6 अपॉन 2, तो क्या आएगा 4 + 6 10, 10/2 यानी 5। तो 4 और 6 का मिड पॉइंट क्या है, बीच में क्या आता है 5 ही आता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो ट्राई कर रहे हैं वो शो कर रहे हैं कि P जो है वो मिड पॉइंट है आर क्यू का। तो हम क्या शो कर देंगे कि OP जो है वो इक्वल होगा OQ प्लस OR अपॉन 2। अगर ये प्रूफ हो गया तो हमारा P मिड पॉइंट है, अगर ये प्रूफ नहीं हो पाया तो मिड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे OQ हमारा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये है OQ, और OR तो हमने अभी ये निकाल लिया, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले इधर लिखते हैं OQ प्लस OR अपॉन 2। OQ दे रखा है a माइनस 3b, OR दे रखा है हमारा 3a प्लस 5b अपॉन 2। ये a है, ये 3a है, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4a, और यहाँ पे ये 5b है, ये 3b है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा 2b और अपॉन में 2। यहाँ पे 4 है, 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, और नीचे 2 है तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो आएगा ये हमारा इक्वल आ जाएगा 2a
प्लस बी के। और ये हमारा किसके इक्वल है, ये देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा ओपी के इक्वल है। तो ये हो गया ओपी के इक्वल। तो यहाँ पे हमने इसको शुरू किया और हमने ये इक्वल दिखा दिया इसके, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। तो यहाँ पे P जो है वो आर क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो एडजेसेंट साइड का मतलब होता है साथ वाली साइड। जैसे एक पैरेललोग्राम है, उसकी एक ये साइड है, दूसरी ये साइड है, तो ये दो एडजेसेंट साइड कही जाएंगी। तो ये दो दे रखी हैं साइड्स। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो यहाँ पे ये जो पैरेललोग्राम है, इस तरह से हम इधर वाली डॉटेड लाइन बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमें इसका एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वो कौन सा यूनिट वेक्टर, जो इसके डायगोनल, यानी कि अगर हम इसका डायगोनल इस तरह से ले लें, ठीक है, तो इस डायगोनल के पैरेलल हो ऐसा वेक्टर जो यूनिट वेक्टर भी हो और इस डायगोनल के पैरेलल भी हो। तो पहले तो हम ये डायगोनल वेक्टर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, ये क्या है हमारा, ये बेसिकली इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, a प्लस बी, यानी अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है तो ये कौन सा वेक्टर होगा, a प्लस बी, है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी, पहले हम ये वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ये a प्लस बी क्या आएगा, 2i माइनस 4j प्लस 5k। b आएगा i माइनस 2j माइनस 3k। यहाँ पे 2i है, ये 1i है, तो ये 3i हो जाएगा। ये 4 है, ये 2 है, तो ये 6 हो जाएगा। और ये 5 है, ये 3 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2k आ जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी मिल गया। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर क्या करते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर अगर इसको हम c मान लें तो c का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, c वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1/√3 स्क्वायर यानी 9, 6 स्क्वायर यानी 36, 2 स्क्वायर यानी 4, और c ऐसे ही लिख लेंगे 3i माइनस 6j प्लस 2k। अब यहाँ पे 36 में 4 ऐड करेंगे 40, 40 में 9, 49, और 49 जो है वो स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। तो यह आ गया 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो यहाँ पे ये हमें एक यूनिट वेक्टर मिल गया। और ये कैसा यूनिट वेक्टर है, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल के पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पे हमसे कह रहा है कि आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो पैरेललोग्राम का एरिया तो हम लोग वैसे ही जानते हैं। अगर हम लोग स्केलर में बात करें तो यहाँ पे जब ये पैरेललोग्राम है तो इसमें एरिया क्या होता है, a क्रॉस b, a इंटू बी। और दो वेक्टर अगर हैं तो दो वेक्टर के बीच का एरिया क्या होता है, जैसे अगर ये दो वेक्टर हैं तो इनके बीच का एरिया क्या होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एरिया होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एरिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। उसके लिए पहले हमें a क्रॉस b फाइंड करना पड़ेगा। तो a क्रॉस b हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट वाला बनाते हैं और इसमें ऊपर वाली जो रो होती है उसमें i j k फिल कर लेते हैं, और जो सेकेंड रो होती है उसमें ये फर्स्ट वेक्टर वाले कंपोनेंट रखते हैं। तो यहाँ पे a के कंपोनेंट क्या है 2 माइनस 4 5, और b वाले कंपोनेंट क्या है 1 माइनस 2 माइनस 3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये i हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ये -3 ये -4, 3 4 जा 12, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 5 2 जा 10, ये माइनस का है और यहाँ पे माइनस पहले से होता है तो ये आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हम लोग जानते हैं तो इसके लिए हम लोग इस पर ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे -j ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे इस कॉलम को हटाएंगे, इस रो को हटाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -6 और माइनस का 5 प्लस k।
यहाँ पे इस रो को और इस कॉलम को हटाएंगे तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +4। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 + 12 22i और माइनस ये हो जाएगा 6 और 5 11, माइनस का 11 होगा, माइनस माइनस प्लस 11j और यहाँ पे ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया a क्रॉस b। यहाँ पे ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 है, तो 11 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 2i + j। अब यहाँ पे हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 11√2² यानी 4, 1 स्क्वायर यानी 1, 11√4 + 1 5। तो ये आ गया हमारा एरिया यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया। दोनों आंसर हमने फाइंड कर लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू एक्सेस OX OY एंड OZ आर +- 1/√3 1/√3 1/√3। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर जिसके एंगल्स तीनों एक्सिस से सेम हो, ठीक है, उसके कोसाइन, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, ये होंगे। तो ये हमसे कह रहा है। अब यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस से एंगल माने तो उसको हम अल्फा लेते हैं, और वाई एक्सिस से उसको हम बीटा लेते हैं, और जेड एक्सिस से उसको हम गामा लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3 एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं तो इनके कोसाइंस भी इक्वल होंगे, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये तीनों इक्वल होंगे। अब हम एक चीज जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम जो है वो 1 होता है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये हमारा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल हैं तो हम क्या करते हैं, इन तीनों एंगल को अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इनको तीनों को ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये इंप्लाई करेगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। ये इंप्लाई करेगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू ±1/√3। कॉस अल्फा जो है वो हमारा 1 ±1/√3 आया। कॉस अल्फा जो है ये कॉस बीटा के भी इक्वल है, कॉस गामा के भी इक्वल है। तो ये तीनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे प्लस माइनस भी है तो ±1/√3 1/√3 यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, लेट a इज इक्वल टू i + 4j + 2k, b इज इक्वल टू दिस वेक्टर एंड c इज इक्वल टू दिस वेक्टर। फाइंड अ वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b एंड c डॉट d इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हमें एक d वेक्टर फाइंड करना है जो a और b इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और जिसका डॉट प्रोडक्ट c के साथ 15 आता हो। तो यहाँ पे एक चीज देखो, अगर दो वेक्टर हैं a और b, जैसे हमने मान लिया ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो होता है a क्रॉस b। ठीक है, तो अगर हमसे सिर्फ ये पूछता कि हमें वो वेक्टर निकालो जो a और b के परपेंडिकुलर है, तो हम बेसिकली a क्रॉस b निकालते हैं और ये हमारे लिए आसान भी पड़ता है। तो क्यों क्या करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे a क्रॉस b निकालने के लिए बेसिकली ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर आया है ये हमारा a और b दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। लेकिन इसमें एक कंडीशन हमें जब ये दे रखी ना कि c डॉट d 15 होना चाहिए, तब हम यहाँ पे इस तरह से फाइंड नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं, देखो, तो हम पहले ही एक वेक्टर d मान लेते हैं और d वेक्टर क्या मान लेते हैं, d1i d2j d3k।
ये वेक्टर हमने डी मान लिया। अब ये वेक्टर ए से भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है और सी डॉट डी 15 है। यानी परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो ए डॉट डी जीरो होगा, बी डॉट डी जीरो होगा और सी डॉट डी हमें दे रखा है 15। अब यहाँ पे हमारी तीन इक्वेशन बनेंगी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और तीन वेरिएबल हैं। तीन इक्वेशन हो और तीन वेरिएबल हो तो उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ए वेक्टर दे रखा है और ये डी वेक्टर दे रखा है, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे आई के साथ इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो स्केलर कंपोनेंट है वो क्या है 1, ये D1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू D1, इसका इसके साथ 4 इंटू D2, इसका इसके साथ 2 इंटू D3 विच इज इक्वल टू 0। ये फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे इसका D1 3 इंटू D1, ये हो जाएगा -2 इंटू D2, ये हो जाएगा 7 इंटू D3 इज इक्वल टू 0। इसके लिए देखो यहाँ पे ये C है, तो 2 इंटू D1 माइनस का D2 प्लस का 4 D3 इज इक्वल टू 15। ये तीन इक्वेशन मिल गई। यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, D1 प्लस 4 D2 प्लस 2 D3 इज इक्वल टू 0। और ये हमारी जो दे रखी है 3D1 माइनस 2D2 प्लस 7D3 इज इक्वल टू 0 दे रखी है। और ये हमारी जो है 2D1 माइनस D2 प्लस 4D3 ये हमारी दे रखी है 15। तो ये तीन इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम एक एक करके वेरिएबल हटाते जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसको हमने मान लिया 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3। हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब यहाँ पे 2 हम लिखेंगे तो ये इससे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटू इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4D1 में से अगर 3D1 जाएगा तो यहाँ पे D1 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2D2 और ये हो जाएगा, जब माइनस लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 2D2 तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 2 जा 8D3 और 8D3 में से अगर 7D3 जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ D3 बचेगा। और 15 2 जा 30 में से 0 गया 30। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 में से अगर हम D2 को माइनस करना चाहें तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, D3 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू इक्वेशन 3, D3 नहीं इक्वेशन 3 बोलना है, ठीक है। इक्वेशन 3 में 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे ये माइनस का था, ये प्लस का है, तो सिंपली ऐड कर देंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इसमें जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8D1 में अगर हम 1D1 ऐड करेंगे तो ये 9D1 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस का 4D2, ये प्लस का 4D2 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16D3, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18D3, तो ये आ गया 18D3 और विच इज इक्वल टू यहाँ पे 15 4 जा 60, 15 चौको 60। अब यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई और दो वेरिएबल हैं, तो इसको हमारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो है आ जाएगी हमारी इस तरह से, D1 प्लस D3 इज इक्वल टू 30। ऊपर वाले को ऐसे लिख लिया। यहाँ पे अगर हम 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 9 जाएगा, यहाँ पे 2D3 बचेगा और 9 को हम इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे D1 प्लस 2D3 इज इक्वल टू 60/9, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 यानी 20/3। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4।
5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये D1 तो चला जाएगा, 2D3 में से एक D3 जाएगा तो यहाँ पे D3 बचेगा, 20/3 - 30। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 - 3 3 = 9 यानी 90/3। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 90 में से जब 20 जाएगा तो ये बचेगा 70 और वो भी माइनस का, तो -70/3। तो जब एक वेरिएबल मिल गया तो हम बाकी के भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो D3 आया है वो आया है -70/3। ठीक है, और इस D3 को अगर हम इक्वेशन 4 या 5 में रखें, बेसिकली हम 4 में रख लेते हैं, आसान पड़ जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन 4 में रखेंगे तो यहाँ से हमें D1 मिल जाएगा। तो D1 जो है वो हमारा क्या आएगा, हम डायरेक्ट लिख के दे रहे हैं 160/3, ये D1 आएगा। D1 और D3 हमें मिल गया, तो इस D1 और D3 को हम इक्वेशन 1 2 3 इन तीन में से किसी में भी रख लें, किसी में भी रखेंगे तो हमें D2 मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम D2 फाइंड करेंगे तो D2 हमारा आएगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख के ले रहे हैं -5/3। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में D1 और D3 रखेंगे तो यहाँ पे हम D2 निकाल सकते हैं। तो हमें D1 D2 D3 मिल गया। तो हमारा जो D आएगा वेक्टर, जो हमने वेक्टर D लिया था, वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, D1 यानी कि 160/3i, D2 यानी -5/3j और D3 -70/3k। और इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से हम 1/3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 160i - 5j - 70k। ये आ गया D। तो ये D हमारा कैसा वेक्टर है, ये हमारा एक ऐसा वेक्टर है जो इस A वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है, यानी इसके साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 आएगा, इसके ऊपर अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो भी 0 आएगा, और अगर हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i + j + k विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि अगर इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट अगर हम एक ऐसे वेक्टर से निकालें जो इन दोनों का सम हो और यूनिट वेक्टर भी हो, ठीक है, तो वो हमारा 1 आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इस वेक्टर को A मान लेते हैं और जो वेक्टर हम इससे फाइंड करेंगे जो यूनिट वेक्टर भी हो और इन दोनों का सम भी हो, यानी B वेक्टर मान लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर को हम B कैप से लिखते हैं, तो A.B कैप 1 है। ये हमें दे रखा है और हमसे कह रहा है कि लेम्डा की वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, B कैप फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम मान लेते हैं, लेट A वेक्टर इज इक्वल टू i + j + k। ठीक है, तो B वेक्टर हमारा हम मान लेते हैं इन दोनों का सम जो है वो B वेक्टर है, यानी 2i + 4j - 5k प्लस लेम्डा i + 2j + 3k। ये हमारा आ गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, i यहाँ से बाहर ले लेंगे तो ये 2 + लेम्डा i, यहाँ से j बाहर ले लेंगे तो 2 + 4 + 2 6 यानी 6j आ जाएगा। ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 3 है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -2k बचेगा। ये आ गया हमारा B वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √2 + लेम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का यानी 6 का स्क्वायर यानी 36, 2 का स्क्वायर यानी 4, √ यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस लेम्डा स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4 लेम्डा प्लस 36 + 4। ये क्या आ जाएगा, लेम्डा स्क्वायर प्लस 4 लेम्डा, और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 36 में 4 ऐड करेंगे 40, 40 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44। ठीक है, ये आ गया मैग्नीट्यूड।
जो बी वेक्टर है यानी बी यूनिट वेक्टर जो है वो बी कैप है। बी कैप क्या आएगा, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर जो है वो है हमारा 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j माइनस 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए डॉट बी कैप इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा ए डॉट बी कैप अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, और बी यूनिट बी कैप जो दे रखा है वो हमारा ये है 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई के साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2 प्लस लेमडा प्लस इसको 6 1 जा 6, ये माइनस का 2 प्लस का 1 तो ये माइनस 2 अपॉन अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसको हम इधर ले आएंगे। तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा, और ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये ऊपर जो बचेगा वो बचेगा लेमडा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 12 लेमडा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। ठीक है, अब यहाँ पे लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे ये 4 लेमडा को इधर ले आएंगे तो ये 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा हो जाएगा, और इस 36 को इधर ले जाएंगे तो ये 44 माइनस 36 आ जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 लेमडा बचेगा, और यहाँ पे 44 में से अगर हमारा 36 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 8 बचेगा। तो 8 से 8 कैंसिल आउट, लेमडा आ गया 1, और हमसे लेमडा की वैल्यू पूछी थी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। तो यहाँ पे जो दे रखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है ए बी सी जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए, तीनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और क्या दे रखा है, और कह रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, फिर आगे कहता है सो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी ये जो वेक्टर है इसका एंगल ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ इक्वल होगा, ये चीज हमें शो करनी है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, कॉस एल्फा या थीटा 1 ले लेते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा जो है ये स्टैंडर्ड एंगल हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए, तो इसलिए हम इसको थीटा 1 ले लेते हैं। कॉस थीटा 1 क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए, यानी ए के साथ जो वेक्टर बनाएगा, अपॉन में क्या आता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही आएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे ए डॉट ए, तो ये क्या हो जाता है हमारा, अगर दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सेम वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड, इसका जो है डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि एंगल 0 बनेगा।
दोनों के बीच में, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ये तो हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, लेकिन ए डॉट बी, ए डॉट सी ये हमारा क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो ऊपर जो बचेगा वो यही बचेगा, और नीचे क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस सी का मैग्नीट्यूड, और ये इसको हम ऐसे उतार लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा इस तरह से आ गया, क्या आ गया, cos थीटा 1, cos थीटा 2 क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी, यानी बी के साथ जो एंगल बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ पे जो है ए डॉट बी 0 हो जाएगा और सी डॉट बी 0 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, नीचे आएगा हमारा ए का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे तीनों मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये तीनों जो हैं वो ए के इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड बी है इसको भी हम ए मैग्नीट्यूड में लिख लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे ये ए प्लस बी प्लस सी, और ये बी वाला है इसको भी हम ए के मैग्नीट्यूड में लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें तो cos थीटा 3 ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा जैसे यहाँ पे ए आया बी आया तो यहाँ पे ये सी आ जाएगा, डायरेक्टली हमने लिख लिया सिमिलर करके। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे आएगा सी का मैग्नीट्यूड। अब चूंकि तीनों इक्वल हैं तो यहाँ पे सी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल आएगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और ये ए वेक्टर। यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। तो यहाँ पे बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों में ये इक्वल है, देखो यहाँ पे ये और ये तीनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा 1 इक्वल होगा cos थीटा 2 के, इक्वल होगा cos थीटा 3 के। तो यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल हो गए, तीनों एंगल के कोसाइन अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3। यही हमें शो करना था। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वली इंक्लाइंड होगा ए बी और सी से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, प्रूव दैट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए बी आर परपेंडिकुलर गिवन ए वेक्टर जो है वो नॉन जीरो है और बी वेक्टर भी नॉन जीरो है। यहाँ पे जब इफ एंड ओनली इफ का मतलब आ जाता है तो यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट है और एक ये स्टेटमेंट है। तो इफ एंड ओनली इफ जब हमें प्रूफ करना होता है तो पहले हम इस स्टेटमेंट को ले लेते हैं कि हाँ ये चीज़ मान लेते हैं ये ट्रू है, और प्रूफ कर देते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर है। और फिर क्या करते हैं कि ये स्टेटमेंट को ले लेते हैं कि हम मान लेते हैं ये गिवन स्टेटमेंट है, और फिर हम प्रूफ कर देते हैं कि ये जो है इसके इक्वल होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होगा। तो हम क्या करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। गिवन, लेट गिवन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। यह मान लेते हैं दे रखा है इफ एंड ओनली इफ। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं इससे तो वो आ गया, लेकिन उससे हम इसको भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट ए जो है ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट ए, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b डॉट बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ
बी स्क्वायर। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा ए डॉट बी, और बी इंटू ए को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इससे हम इधर तो आ गए क्रॉस कैंसिल आउट करके, इससे ऊपर अगर हमें जाना है, यानी उल्टा अगर हमें जाना है कि हमें ये दे रखा है और हमें ये बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे हमने इससे स्टार्ट किया और हमें मिल गया a डॉट बी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये हुआ कि अगर हमें ए और बी परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो हम इससे ये भी प्रूफ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, यानी रिवर्स चलेंगे। हम मान लेंगे कि ए डॉट ए एंड बी परपेंडिकुलर दे रखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी जो है वो 0 के इक्वल होगा। फिर हम इसमें दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2a डॉट बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फिर हम दोनों तरफ इसको ऐड कर देंगे, उसके बाद में फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम रिवर्स प्रोसेस में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी देन ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 ओनली व्हेन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके बीच का एंगल मान लिया थीटा है, और क्या दे रखा है कि ये जो है ग्रेटर देन 0 कब होगा, यानी थीटा की किस वैल्यू के लिए ये ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा। तो कैसे करेंगे, देखो हम जानते हैं कि ए डॉट बी ये किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे ए डॉट बी जो है ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या इंप्लाई करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ए और बी ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होते हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ द वेक्टर, और वेक्टर की लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कभी निगेटिव हो नहीं सकती। तो यहाँ पे ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे, तो ये इंप्लाई करेगा कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे थीटा की किस वैल्यू के लिए ये जो है वो 0 से ग्रेटर होता है। अच्छा, कॉस का अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ से भी हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरह से, और सिमिलरली इधर इस तरह से, ये होता है हमारा 0, ये होता है π/2। तो यहाँ पे 0 से π/2 पर देखें तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है, और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा हमारा π/2 और 0 के बीच में होगा। लेकिन एक चीज़ आ जाती है कि cos 0 और cos π/2 ये हमारे क्या होते हैं, देखो cos 0 तो हमारा 1 होता है और 1 हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे तो इक्वल साइन लग सकता है कि थीटा की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने थीटा की वैल्यू π/2 रखी तो cos π/2 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे इक्वल वाला साइन है, इसका मतलब 0 के इक्वल भी cos थीटा हो सकता है, तो यहाँ पे थीटा π/2 भी हो सकता है। तो बेसिकली हमारा ये वाला एंगल आएगा। तो ये कौन सा वाला है, ये है बी वाला, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे कह रहा है कि ए और बी जो दो वेक्टर हैं वो यूनिट वेक्टर हैं, यानी इनका मैग्नीट्यूड 1 है, और उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो हमें यहाँ पे ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ, यानी यहाँ पे ये जो है यूनिट वेक्टर होगा किस एंगल के लिए। तो बेसिकली हमें एंगल पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो दे रखा है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ये 1 दे रखा है, तो यहाँ से ए डॉट बी क्या आएगा,
ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये और ये 1 है तो बेसिकली ये कॉस थीटा बचेगा, तो ए डॉट बी क्या है, कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ए प्लस बी ये एक यूनिट वेक्टर है, तो एंगल बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये आएगा ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ए डॉट ए ये किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। हमने ये देख लिया, तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी का इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए डॉट बी आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डॉट ए आएगा। बी डॉट ए और ए डॉट बी एक ही जैसी चीज़ें हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ए डॉट बी बी डॉट ए ये दोनों इक्वल हैं, और ये किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। ये भी कॉस थीटा आएगा, ये भी कॉस थीटा आएगा, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक 1 से एक 1 कैंसिल आउट हो गया। ये 1 जो है ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे कॉस थीटा जो है ये किसके इक्वल आ गया, -1/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस की किस वैल्यू के लिए 1/2 आता है, कॉस π/3 के लिए आता है। कॉस π/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस 1/π-π/3 ऐसे लिख लेंगे। जब भी माइनस में वैल्यू होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमारा 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ के आए हैं, जैसे अगर साइन होता तो यहाँ पे हम डायरेक्टली -π/6 लिख सकते थे, लेकिन कॉस की बात कर रहा है तो ये हमारा इस तरह से लिखेंगे। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 2π/3 कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2π/3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2π/3 क्या है, ये है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के डॉट आई क्रॉस जे। अच्छा देखो, एक सर्कल है, ये हमारा आई है, ये हमारा जे है और ये हमारा के है। तो आई और जे का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आएगा के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा जे। आई और जे का प्रोडक्ट तो के आ गया, और इसी तरह से जे और के का प्रोडक्ट आई आ गया, के आई का प्रोडक्ट जे आ गया। लेकिन अगर आई के दे रखा हो, यानी रिवर्स में चल रहे हैं, आई क्रॉस के जो है ये किसके इक्वल आएगा, -j के इक्वल आएगा, यानी उल्टा अगर चलेंगे तो माइनस साइन लग जाएगा। तो अब यहां पर देखो, आई को ऐसे ही रख लेते हैं, जे क्रॉस के, तो यहां पे ये जे क्रॉस के है, इसका मतलब ये आएगा आई के इक्वल, प्लस आई क्रॉस के है, यानी उल्टा चल रहे हैं, आई क्रॉस के, तो ये आएगा -j के इक्वल, फिर के, और आई क्रॉस जे दे रखा है यानी आई क्रॉस जे, तो ये के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे आई डॉट आई हो गया हमारा, चूंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, माइनस जे का डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, प्लस 1, एक 1 से 1 कैंसिल, 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे ये है सी वाला। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू। तो यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि ए डॉट बी ये हमारा किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस
थीटा के, ठीक है। ए क्रॉस बी ये किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा के इक्वल होता है। साथ में हम लोग एक यूनिट वेक्टर रखते हैं क्योंकि ए क्रॉस बी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ये यूनिट वेक्टर होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका मैग्नीट्यूड तो हमारा सिंपली यही रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर हम दो बार लें किसी वेक्टर का तो वही रहता है। अगर हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं ये चीज़ कि ये जो है इसके इक्वल होता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं, यानी कि ये इसके इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो बेसिकली जो हमें दे रखा है वो दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को ऐसे ही रखते हैं, इस कॉस को नीचे ले आते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा टेन थीटा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। टेन थीटा, थीटा की किस वैल्यू के लिए टेन जो है वो 1 आता है, वो होता है टेन पाई बाई 4। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो होगी पाई बाई 4। तो कहाँ है पाई बाई 4, बी वाला, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, आज के लिए बस इतना ही।